Assalamu alaikum. Our today's lecture is very different from the scientific lectures because there is a politics involved in this lecture. There is a sociology involved in this lecture, and there's also a science. What is the relationship of science, politics, and sociology, and impact of different wars on these three categories of जो subjects हैं on these subjects और इसकी disciplines of लाइफ। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है, पॉलिटिक्स से दुनिया की जो साइंटिफिक तरक्की हुई है उनका क्या रोल है इसके अंदर, जो साइंटिफिक इन्वेंशन आई है उससे आपका जो सोशल सिस्टम है और जो आपकी पॉलिटिक्स है वो कैसे अफेक्ट हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट आया है, वार्स का क्या रोल है, जंगों का क्या रोल है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज साइंस? तो आपको पता है व्हाट इज द साइंस, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। साइंस के अंदर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इन्वेंशन आई है बिकॉज ऑफ वॉर्स। पहली जंग आजादी, वर्ल्ड वॉर वन, उस दौरान क्या हुआ था कि लोगों ने कई केमिकल वेपन्स तैयार किए थे। क्या किए थे? केमिकल वेपन्स तैयार हुए थे। बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर साइंटिफिक इन्वेंशन, जिस तरह कहते थे कि यार वो लोगों ने बर्तानिया के लोगों का ना आंखें खराब हो गई। क्या हो गई? जब लोगों ने कैरेट खाई तो पता चला कि आंखें ठीक होनी शुरू हो गई। अब लोगों ने फिर स्टडी करना शुरू किया कि ऐसा क्या है इस कैरेट के अंदर कि आंखें सही हो जाती है। तो पता चला कि इसके अंदर विटामिन ए का प्रीकर्सर है, विटामिन ए है। विटामिन ए का प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? जिससे विटामिन ए बनता है, जिससे विटामिन ए, जो विटामिन अपनी आईज जो होती है उसके रेटिना होता है, उसके अंदर क्या होता है? रेटिना। अब रेटिना जो बनाता है उस कंपाउंड को कहते हैं रेटिनोल, और वो बनता है रेटिनोल। विटामिन ए है, रेटिनोल क्या है? विटामिन ए है। लेकिन इसका बनता कैसे है? ये बनता है बीटा कैरोटीन से। कहां से? और ये बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा तादाद में कैरेट के अंदर होती है। जब हम कैरेट खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, छोटी आंत के अंदर जाके, डुओडेनम के अंदर जाके ये बीटा कैरोटीन रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये रेटिनोल में कैसे कन्वर्ट होती है कि डाई ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है जो कि बीटा कैरोटीन को रेटिनोल में कन्वर्ट कर देता है। वो रेटिनोल ब्लड के थ्रू आईज तक पहुंच जाती है और वहां आपकी आंखों को ठीक कर देती है। अब ये थी साइंटिफिक इन्वेंशन, कब हुई? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर की वजह से, वॉर की वजह से ठीक हो गया। अच्छा, और साथ में पॉलिटिक्स भी हुई। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन? सियासत का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सियासत। पॉलिटिक्स, दिस इज ऑल। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहां पर लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स encompasses द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस थ्रू विच पावर एंड अथॉरिटी आर एक्सरसाइज्ड विद इन अ सोसाइटी। इट मीन्स आप पॉलिटिक्स क्यों करते हो? पावर लेने के लिए, गवर्नमेंट लेने के लिए, अथॉरिटी लेने के लिए। इवन आप देखेंगे कि यहाँ पर CR GR, पॉलिटिक्स के थ्रू समटाइम ऐसा होता है कि बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं, फिर जाके CR और GR बनते हैं। ठीक है, आप भी शायद वैसे आपने चूज कर लिया होगा। ये जो इलेक्शन हुए थे, लेकिन हमारे तो, हम तो आते हैं शुरू में, मैं तो हमारे मैं कहता हूँ तो जब पहली क्लास में आते हैं ना बच्चे हमारे उधर, मैं तो तुमको कहता हूँ कि वो बच्चे अपना नाम लिखाए जो CR GR बनना चाहते हैं। 4 या 5 बंदे CR या 4-5 बंदे GR। फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा बताएं। वो बकायदा तकरीर करते हैं, फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं क्लास को लेके चलूंगा या चलूंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द GR और द CR ऑफ द क्लास। तो ये होगी पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स के अंदर क्या है कि आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? मैं ना नया नया पंजाब यूनिवर्सिटी में ना मैं लेक्चरर लगा 2010 के 11 में। तो मैं ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन गया एक हॉस्टल का। तो अब नया नया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बना, तो अथॉरिटी में उनसे पूछा कि मेरी अथॉरिटीज क्या है। अब ज़ाहिर है मुझसे पहले जो मेरे ऊपर तो ज़ाहिर सुपरिटेंडेंट था, वार्डन था, उनकी अथॉरिटीज को मैं चैलेंज कर रहा था। उन्होंने मुझे कोई अथॉरिटी यूज करने नहीं दी। तो वो एक ने मुझे कहा कि आप सिर्फ ये अथॉरिटी है आपकी, किसी टाइम ही यहाँ सफाई करवा सकते हैं। तो आप चौकीदार को जस्ट जस्ट किडिंग। अथॉरिटी का मतलब है कि आप के अगर किसी ने इस डिपार्टमेंट में किसी को प्रमोशन करनी है, वो आपके साइनों से हो। आप डिसाइड करेंगे कि जिस तरह यहाँ पर मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं डिसाइड करूंगा कि किसको कितने नंबर देने हैं। ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी क्या है, अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन अथॉरिटी को गलत यूज नहीं करना चाहिए है। तो अच्छे नंबर इंशाल्लाह मैं जो सबको दूंगा इंशाल्लाह, अच्छे नंबर जो मेहनत करेगा। ओके, ठीक है। तो अथॉरिटी समझ आ गई। अब वजीर आजम के पास अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है? मुल्क चला सकता है वो, किसी भी कुछ भी काम कर, लेकिन अथॉरिटी के भी आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वजीर आजम ने कोई भी लेटर साइन करना है तो उसके लिए उसको पहले काबीना से मंजूरी लेनी पड़ती है। जब सेनेट से मंजूरी लेनी, वो काबीना से मंजूरी लेने के बाद वो सेनेट से मंजूरी लेगा, फिर नेशनल असेंबली से वो बिल पास करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह वो सारी की सारी। लेकिन कुछ अथॉरिटीज होती हैं, जिस तरह हमारे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक अथॉरिटी है, वो किसी टाइम भी एक 18 ग्रेड के ऑफिसर को हायर कर सकता है। फर्ज किया पब्लिक हेल्थ में एक टीचर की जरूरत है, वाइस चांसलर कहीं से इजाजत लिए बगैर आपको कह सकता है कि आप इधर कंट्रैक्ट पे लेक्चरर हो। ये अथॉरिटी है, ये क्या है, अथॉरिटी है। ठीक है। लेकिन ये अथॉरिटी, ये जो पॉलिटिक्स है, ये साइंस जो है, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? वार्स की वजह से। अच्छा, अब वो पॉलिटिक्स की वजह से दुनिया में लोग पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे, वो क्या करती है पॉलिटिक्स, बताएं। वो तो ये करती है ना कि हमने यहाँ पर मेकिंग, अच्छा, अथॉरिटी विद इन अ सोसाइटी मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन। वो लोगों को ये कहती है, जब वो पॉलिटिकल एजेंडा उनका क्या होता है कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे, नए रोड्स लगाएंगे, नई मेट्रो स्टेशन लगाएंगे, नए कारखाने लगाएंगे, ये सारा लोगों को इंसाफ देंगे। ठीक है, तालीम देंगे, सेहत देंगे, सारे ये सारी वो चीजें हैं जो वो कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि हमें अथॉरिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? अथॉरिटी मिल जाए। अच्छा, इस तरह सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम ये होता है कि सोसाइटीज कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, लोग कैसे रहते हैं। क्या वार्स का इफेक्ट होता है सोशल सिस्टम के ऊपर? जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी तो बहुत ज्यादा दुनिया में माइग्रेशन हुई थी। माइग्रेशन का मतलब क्या है? लोग एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह पाकिस्तान में भी हुआ था कि पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान, लोग बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुई। इतनी सारा सोशल सिस्टम जो था, जो पैटर्न थे, वो चेंज हो गए। अब क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो कहते थे कि हम इंडिया में रहते थे, इंडियन पंजाब में, लुधियाना के पास। तो वो कह रहे थे हमारे हिंदू भी होते थे हमारे गांव में, सिख भी होते थे, और हम बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। इवन कई बार ऐसा भी हुआ था कि हमें हमारे ऊपर किसी ने कोई अटैक किया है तो जो सिख या हिंदू होते थे वो हमारा दूसरों से ज्यादा, मुसलमानों से भी ज्यादा हमारी जो केयर करते थे। वो दूसरे, इट मीन एक सोशल सिस्टम था वहां पर, क्या था, एक सोसाइटी थी जो कि इंटरेक्टिंग कर रही थी और इकट्ठे रह रहे थे। ठीक है, लेकिन वार्स ने क्या किया, इस सारे सोशल सिस्टम को चेंज कर दिया। एक तो है कि वार्स की वजह से क्या हुआ कि नई साइंटिफिक इन्वेंशन आई। इसमें मैं आपको जो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर।
ये वाला। ठीक है, तो यहां पर देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई है ना, उसमें क्या हुआ है कि केमिकल वेपन्स डेवलप हुए। क्या हुए? टेरिटोरियल चेंजेस आई। टेरिटोरियल चेंजेस किस तरह आई? वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी जी बच्चे? 1994 में ना, नहीं 1914। कहाँ हुई थी? 1913 14 से 18, 1914 से 1918 के दौरान हुई थी। ये हुई थी बिटवीन किन किन के दरमियान में हुई थी? जर्मन्स और ब्रिटिश के दरमियान में हुई थी। लेकिन फ्रांस भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, रशिया भी इन्वॉल्व था, और भी कई ऐसे। और जो ऑटोमन अंपायर किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑटोमन अंपायर? सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया क्या थी? सल्तनत उस्मानिया कहां से कहां तक थी? आपको हिस्ट्री से कोई लगाव नहीं है? ओके, मेरे लिहाज से ना आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। साइंटिफिक इन्वेंशन कब हुई, ये जंगें कब हुई, पॉलिटिक्स, इससे क्या सीखने को मिलता है? आपको पता चलता है कि चंगेज खान कौन था। चंगेज खान ने 100 साल हुकूमत की, तो उसकी हुकूमत कैसे बनी? पहली बात, उसकी हुकूमत सिर्फ 100 साल ही क्यों चल सकी? ये क्वेश्चन है ना। मैंने कहा ना कि 100 ईयर तक उसकी हुकूमत रही। इट मीन डज नॉट मीन कि चंगेज ही खान ही रहा। चंगेज खान का बेटा हलाकू खान, फिर आगे उसके पोते पड़पोते तक हुकूमत चलती रही। लेकिन 100 साल ही क्यों रही? फिर रोमन अंपायर बहुत कई सौ साल तक रही। बजंतीन अंपायर यूनान के अंदर, ये वो सारी चीजें। फिर हम आपकी आ गई सल्तनत उस्मानिया आ गई, उसके उससे पहले था सल्तनत अब्बासिया, उससे पहले थी सल्तनत उमैया, फिर आगे फातमीद सल्तनत थी इजिप्ट के अंदर। यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर फिर हमारे इंडिया में कौन कौन सी सल्तनत थी। गजनवी आया, गजनवी सल्तनत थी। फिर खानदानी गुलामा की एक सल्तनत थी। ठीक है, उसके अलावा मुगलिया अंपायर थी, बट ठीक है, मुगल अंपायर था। उसके अलावा क्या था? या यू शुड नो व्हाट। फिर वो इंडियन मुसलमान 2000, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? ये काउंटिंग स्टार्ट हुई अभी कौन सा सन आ रहा है? जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन 1 ईस्वी था। क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कितने 2024, 2024 ईयर्स हो गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए। ठीक है, उस दौरान इंडिया में क्या था? अशोका कौन था? पढ़ा है? ठीक है, अशोका कौन था? क्या वो हिंदू था, वो ब्राह्मण था, या वो दूसरा था, वो जो बुत मत का पुजारी था? ठीक है, अशोका सुना था कि वो उसका जो माँ बाप थे वो हिंदू थे, लेकिन बाद में वो बुद्ध मत उसने मजहब मजहब चेंज कर लिया था अपना। ठीक है, फिर ये सारी दुनिया के अंदर जो सल्तनतें हैं, ये पॉलिटिक्स कैसे की उन्होंने, कैसे ये चीजें दुनिया में इवॉल्व हुई, कौन सी सल्तनत कैसे चली, उसका कौन सी साइंटिफिक इनोवेशन किस दौर में हुई, और वो क्यों हुई। ठीक है, पहले तलवारों से लोग काम करते थे, फिर लोगों ने मंजनीकें बनानी शुरू कर दी, फिर गोलेबारी स्टार्ट हो गई, फिर बंदूकों से बंदूक आ गए। ये सारी की सारी इन्वेंशन किस वजह से हुई? वॉर्स की वजह से। किसकी वजह से? वॉर्स की वजह से ये चीजें। साइंटिफिक, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट हैं, आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए कि लोगों की सेहत कैसे। बू अली सीना, जिसको इब्ने सीना कहा जाता है, उसने ऐसा क्या इन्वेंशन की थी कि लोगों की सेहत ठीक होगी? पढ़ा है इसके बारे में, बू अली सीना के बारे में? उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, क्या वो बचपन में अच्छा, अब आप सोचें, अब आप सोचें कि एक बंदा बचपन में कैसा था कि वो बड़ा होके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। वो बचपन में ऐसा क्या करता था, या उसकी माँ उसके साथ क्या करती थी? अरस्तु बचपन में कैसा था कि वो बड़े बड़े ख्यालात वाला बन गया? बू अली सीना के बारे में कहा जाता है वो बचपन से बड़ा चालाक होता था।
वो एक बार उसकी अम्मा, मैंने शायद पहले भी बताया था कि उसकी अम्मा के ना वो थे, वो जो सोने के बालियां, उसने कहीं पढ़ा कि भी जो है ना, मुझे लगता है कि असली सोने को आइडेंटिफाई करना हो तो उसने वो एक था गंधक शोरे का तेजाब, उसके अंदर डाला जाए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसने अपनी अम्मा के वो लिए, वो उसके अंदर डाल दिए, उसका रंग उतर गया। जब रंग उतरा तो वो भी 2 नंबर थे। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ अम्मा ਤੇ अब्बा ने लड़ाई कराती भी अब्बा ने लिया के दिया था उसको सोना के। अब वो अब्बा ये मिन्नत कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सुनियार ने मुझे। ठीक है, वो छोटे होते ही इतना इंटेलिजेंट था, वो छोटे होते वो हवा से ना एक ऐसी वो टरबाइन बनाता था जिससे हवा से वो पानी खुद ब खुद ही वो चल के तो पानी वो आगे कुएं में चला जाता। तो इस तरह का हवा से उसने बनाया था कोई सिस्टम इस तरह का। और उसने इतनी भी बड़ी बड़ी इजादात की। आप लोग बचपन में क्या करते हैं? जब मैं आपकी हिस्ट्री लिखूंगा कि जो सनलेहा सनीला आपका नाम क्या है, मरियम जब बचपन में थी तो मोबाइल पे टिकटॉक देखती थी। तो क्या करती थी, क्या करते थे आप लोग बचपन में? तो आप जब आपकी स्टोरी देखी जाए, खेलते कजन्स के साथ खेलते थे। ठीक है। तो आपको पता है कि जो जो बाहर स्कॉलरशिप आते हैं, स्कॉलरशिप में वो आपसे पूछते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन। क्या पूछते हैं? आप हमारी लैब क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं? आप उनको बताएंगे कि जब मैं बचपन में थी तो मेरे इलाके में एक लड़की थी जो कि जिसको कैंसर की मरीज थी। तो वो बड़ी बड़ी सारी दर्द से रहती थी। मैं उनकी मुझे मुझे हुआ कि मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थोड़ा सा रही। जब मेरी कजन थी जो वैसी थी वैसी थी, तो उसको साथ जब मैंने देखा कि वो लड़की डेथ हो गई उसकी, उसके बाद मैंने देखा कि काफी इलाके के लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त करना है। ठीक है। तो इसीलिए मैं पब्लिक हेल्थ चूज किया। तो जब मैंने बीएससी की उस दौरान मैंने पब्लिक हेल्थ कैंसर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। पहले मैंने सर्वे किया कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज हो रही हैं और कौन सी इफेक्टिव हैं। तो मैंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर, उनको कैंसर दिया कि सेल्स उसके अंदर इंजेक्ट किया और उनको कैंसर हो गया। फिर मैंने उसका ये इलाज दरियाफ्त किया। लेकिन लेकिन वो मर गया। अब आपकी लैब में कैंसर के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। तो मैं आपके इस लैब में ये जो मेरी रिसर्च हुई है, यहां से अगली रिसर्च मैं ये करना चाहती हूँ, वो फैसिलिटीज आपकी लैब में है और आप ये काम कर रहे हैं। मुझे मेरे लिहाज से आपको इसके अलावा ये काम भी करने चाहिए। और मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, मेरे पास ये स्किल्स हैं। आई कैन बी अ fruitful addition into your lab so that we can do some invention based on these। ऐसे मिल जाएगा स्कॉलरशिप आपको बाहर का। ठीक है। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, वो लैब वाले को, जो वहां को जो प्रोफेसर है ना, उसको पता हो जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, मेरे लैब के लिए पैदा हुई थी। समझ आ गई? आप ऐसी कहानी राज्य के झूठ। ठीक है। तो कहानी ऐसी बनानी है कि मैं बचपन में बड़ी गरीब होती थी, मेरे घर पानी नहीं था, खुराक की कमी थी। तो मैंने कहा फूड सिक्योरिटी के पे काम किया जाए। तो मैं एग्रीकल्चर पे आ गई। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में मैंने देखा कि कैसे खुराक को इंक्रीज किया, कोई ऐसी खुराक बनाना चाह रही थी जिससे माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो लोग। ठीक है। आपकी लैब में समथिंग ड्रामाबाजी। ठीक है। अभी आपने ऐसा कहानी डालनी होती है कि इट मीन्स यू शुड नो कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसी तरह ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी आई। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? एटॉमिक बम। एटॉमिक बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी और हिरोशिमा। ये किसने फेंका था? अमेरिका ने। क्यों फेंका था? ठीक है। ये एटॉमिक बम किसकी रिसर्च के बेस के ऊपर बना था? आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन वाज अ जर्मन ज्यूश। ठीक है। आपको पता है कि 1940s में हिटलर था वहां।
वो तमाम यहूदियों को मार रहा था, पता है आपको? आपने स्टोरी सुनी होगी ये, जिसको होलोकास्ट भी कहते हैं। और वो जो था ना, आइंस्टाइन, वो वहां से भाग के अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका जब गया तो अमेरिका जाके उनको बताया गया, तो अमरीकियों ने बताया कि आपने जो जर्मनी में रिसर्च करके आए हैं, उस बेस के ऊपर जर्मन ने एटम बम बना लिया है, तो आपको भी बनाना चाहिए, अमेरिका को भी बनाना चाहिए, ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें, दुनिया के पावर्स को बैलेंस किया जा सके। और ये स्टोरी सुनाई जाती है अखबारों में ना, अक्सर पढ़ी जाती है, हालांकि आइंस्टाइन के बारे में, कि वो ये स्टोरी अक्सर आपको, अब ये स्टोरी कितनी के ऑथेंटिक है वी डोंट नो। ठीक है जहरा, अगर मैं किसी के बारे में लिखूंगा, जैसे कि आपके बारे में मैं कोई आर्टिकल लिखूं, तो मैं कुछ और तरीके से लिखूंगा। आप इसके बारे में लिखेंगी, क्या लिखेंगी? असलियत लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अच्छा, आप किसी के बारे में कुछ और लिखेंगी तो डेफिनेटली और तरीके से लिखेंगे। फर्ज के मैं इमरान खान के बारे में लिखूंगा तो और तरीके से लिखूंगा, आप इमरान खान के बारे में लिखेंगे, तो एवरीवन जब वो एक आर्टिकल लिखेंगे, उसमें से सच तलाश करना, ये रिसर्च होती है। ये क्या होती है? ये सोशल साइंसेस की रिसर्च है, पॉलिटिक्स की रिसर्च है। जो वाकयात है, उस वाकयात में से ट्रू इंफॉर्मेशन निकालनी, ये असल रिसर्च होती है। ये क्या होती है? रिसर्च होती है। इतना पॉलिटिक्स की रिसर्च है, सोशल साइंसेस की रिसर्च है, इस्लामिक स्टडीज के अंदर रिसर्च है, फिर आगे डिफरेंट जो आपकी लॉज के अंदर रिसर्च करके आपने भी, इन तीनों चीजों का आपस में कनेक्शन है। फिर न्यू ग्लोबल अलायंसेस बने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या बना था? ग्लोबल अलायंसेस। अलायंसेस क्या होते हैं? फर्ज किया, फर्ज किया जब आप यहाँ आए होंगे, तो आपकी कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन आप आए यहाँ पर, आपने एक फ्रेंड्स बना ली था, आप लोगों का एक अलायंस है, इन लोगों का एक अलायंस है, उन लोगों का, सबका एक अलायंस है। बाद में लड़ाई होगी, ठीक है, तो एक अलायंस टूट के दूसरे में जुड़ गया, तो दूसरा तीसरे के साथ जुड़ गया। जिस तरह पहले अलायंस थे, फर्ज किया पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, एक अलायंस था। फर्ज किया ये एक अलायंस है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये एक अलायंस है। जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया, ये एक अलायंस था ना। फिर चेंज आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि रशिया और पाकिस्तान से ज्यादा दूर चला गया, पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा पास चला गया। ऐसा हुआ था 1947 के बाद ना। तो इस तरह डिफरेंट अलायंसेस बनते गए, क्या बनते गए? ठीक है, तो इसके बाद भी नए ग्लोबल अलायंसेस बने, और माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई। और यूएनओ कब बनी थी? व्हाट इज यूएनओ? कहां से पढ़े हैं आप लोग? हैं? यूएनओ किसे कहते हैं? क्या करती है यूनाइटेड नेशन? का मकसद क्या है? इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? नेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल, नेशनल का मतलब कौमी, इंटरनेशनल दो डिफरेंट कौमों के दरमियान, इंटर। अगर हम कहेंगे बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, वो हम कहेंगे इंटर डिपार्टमेंटल। इंटर, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई मुकाबला हो। इंट्रा डिपार्टमेंटल का मतलब है पब्लिक हेड के अंदर आपस में मुकाबला, वो इंट्रा, विद इन। ठीक है। इंटरनेशनल, अच्छा, यूएनओ से पहले इंटरनेशनल लफ्ज ही नहीं होता था। क्या नहीं था? इंटरनेशनल लफ्ज ही नहीं था। अब इंटरनेशनल का मतलब हो गया जो दो डिफरेंट नेशंस के दरमियान में, जो दो डिफरेंट नेशन के दरमियान में जो तलक है, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहेंगे। इसके ऊपर आजकल आपको पता है पीएचडी, एमफिल, और आप इवन आप, मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ के लोग भी एमफिल कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। कायदे यूनिवर्सिटी में भी, इधर भी हो रहा है। तो वो लोग बनते हैं, एम्बेसीज में जाते हैं, वो बनते हैं ब्यूरो, वो बनते हैं, क्या कहते हैं एम्बेसी के अंदर, अम्बेसडर बनते हैं वो पूरी दुनिया में ना। तो इस तरह का काम है, कई काफी एनजीओ के अंदर काम करते हैं। ये काम कब स्टार्ट हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद आई कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या है? जी बच्चों,
जिसके अंदर वेपन यूज ना हो, कि जिसके अंदर, तो सिर्फ उसके अंदर आ, यार जंग होनी ते नेजे कितों आ गए? गरीबो केड़े इलाके ना हो तू है? ओके, जो नेजे, इसका कोल्ड वार का है, आपको पता किन दो कंट्रीज के दरमियान में हुई थी कोल्ड वार? कोल्ड वार का मतलब है कि सिर्फ टेक्नोलॉजीज के अंदर एडवांसमेंट करनी एक दूसरे से। मैं कहूं कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर कोल्ड वार चली हुई है, कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री मैं हूं, रशिया कहे मैं हूं, अमेरिका कहे, यूरोप वाले कहे, पाकिस्तान वाले कि ਅਸੀਂ नहीं है थोड़ी मेहरबानी ਅਸੀਂ नहीं है नहीं ਅਸੀਂ होना चाहते हैं, साडा कोल्ड वार ना तूर ता तलक नहीं है। समझ आ गई? अच्छा, अब कोल्ड वार हुआ था, उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा रशिया और यूएसए के दरमियान हुआ था, बहुत ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन हुई थी। इधर अमेरिका चंद से कोई शह भेजता सी, उधर से रशिया भेजता था सैटेलाइट का। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? इसे क्या कहते हैं? आजकल कोल्ड वार हुई हुई है चाइना और यूएसए के दरमियान में। आजकल जो कोल्ड वार है वो चाइना एंड यूएसए के बारे में है। इस दौरान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हुई, दुनिया में बहुत तरक्की हुई इस कोल्ड वार की वजह से। कोल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया साइंटिफिक इनोवेशंस के अंदर, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के अंदर, और it means that these wars are very impactful on these three issues: science, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी या सोशल लाइफ के ऊपर। ठीक हो गया? और आजकल क्या क्या खबरें हैं बताएं पॉलिटिक्स में? क्या हुआ है सीरिया में? क्या हुआ है जी? चेंज हो गया उनका जो कौन था उसका सदर, कौन था जी? ओ मुंडे हो तुम तो बिल्कुल ही निकम्मे हो, अल्लाह दी कसम। सीआर कौन है? सीरिया का प्रेसिडेंट कौन था? है यार, तुसी तो बिल्कुल ही निकम्मे हो यार। नहीं निकम्मे नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का ना। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि निकम्मे हैं, मे भी आप किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे हो, ट्रिब्यून में अच्छे हो। तो अच्छा, इनमें जो हमारी ये कौम है, इसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? मैं अक्सर कहता होता हूँ, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। पूरी दुनिया के बारे में सोचो और उस सोच से अपने मुल्क के हालात बदलो, ठीक करो। ठीक है? आप, मजाक नहीं करता, आप इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के, इस टिकटॉक की लाइफ से बाहर निकल के कोई पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, ज्योग्राफी को पढ़ो। अकेली पब्लिक हेल्थ के साथ साथ आप देखें कि पब्लिक हेल्थ के अंदर पूरी दुनिया में क्या इश्यूज चल रहे हैं। मुझे पता है, मैं अब जस्ट आप लोगों को एक बताने के लिए, जब मैं पीएचडी करता था मेरा काम था प्लांट वायरोलॉजी के अंदर, प्लांट वायरसेस पे मेरा काम था। मुझे पता होता था कि दुनिया के अंदर जिस वायरसेस पे मैं काम कर रहा हूं, दुनिया में कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, कितने रिसर्च ग्रुप हैं। मुझे उनकी लोकेशन का भी पता होता था। वाटर हाउस एक बंदे का नाम था, वो ऑस्ट्रेलिया का था। हॉलगर जेस्के जर्मनी में बिगोमो वायरसेस पे काम करता था। फिर मोरिलो जर्विनी साउथ अफ्रीका में होता था। अरविंद वर्सानी न्यूजीलैंड में होता था। जूडिथ के ब्राउन, वो एरिजोना की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में स्कूल ऑफ प्लांट साइंसेस में थी। ठीक है? भी मुझे फिर जेम्स ई पॉलिस्टन, वो अक्सर हमारे पास आती होती थी। फिर क्लॉड फोके, वो डैनफोर्थ प्लांट साइंस सेंटर में उसका डायरेक्टर था। भी हिसाब लगा लो कि मुझे एक एक बंदे का, और वो क्या काम कर रहा है और क्या रिसर्च कर रहा है, और करंटली उसका, मैं डेली सुबह आके गूगल स्कॉलर में जाके पहले लिखता था अपने टॉपिक को, फिर देखता था कि कौन सा ऐसा नई रिसर्च इसके अंदर दुनिया में पब्लिश हुई है। ठीक है? इसका फायदा मुझे क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इसका फायदा ये हुआ। जुडिथ के ब्राउन एक प्रोफेसर ऑफ है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ट्यूसान। ट्यूसान का पता क्या? गाड़ी सुनी है ट्यूसान? क्या स्पेलिंग क्या होता है इसके?
TUCSON, इसका जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टुक्सन, एक्चुअली वो ट्यूसान है। क्या है? क्या है? ट्यूसान। मैं ट्यूसान शहर में गया इस वजह से कि मुझे पास डेली नॉलेज था। मेरी वो मैडम इधर आई हमारे पास ना, इधर हमारे डिपार्टमेंट में ना, इधर उसका एक प्रोजेक्ट था हमारे साथ काम। मैं नया नया इधर लेक्चरर बना, तो हमारे जो डायरेक्टर थे वो थोड़े से बिजी थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको हैंडल करो, इस मैडम के साथ ना एक गपशप लगाओ और इनको घुमाओ फिराओ। तो मैंने जब उसको, वो जो गोरे है ना, वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपकी फुफोदा की हालात या आपकी मामे चाचे तायदा की हालात, या आप कहाँ गई थी, ऐसा नहीं पूछते। वो जब भी आपसे मिलते हैं ना, तो वो पहला क्वेश्चन पता क्या करते हैं आपसे? व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चन हैव इन योर माइंड बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस। आपका जो प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है, उस बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन क्या हैं। जब आप साइंटिस्ट की दुनिया में, जब आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, जब आप साइंटिस्ट की दुनिया में जाओगे ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, कोई लोकली कोई बंदा आपके पास आएगा, वहां के साथ आप क्या इंटरकनेक्ट हो गए, तो आपको लगेगा भी वहां पर तो लोग सिर्फ साइंस की बातें करते हैं। क्या करते हैं? जस्ट दे थिंक अबाउट साइंस। तो वहां पर जब मैंने उसको बताया कि रिसेंटली देयर इज अ न्यू वायरस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दिस इज अ न्यू जीनस इन द रेगुलर वायरस आया था, एक नया ना वायरस था जो कि एक नया प्लांट से डिस्कवर हुआ था। तो उसको भी नहीं पता था। मिला जब मैंने उसको बताया तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और उसके अलावा और मैंने काफी चीजें ना उसके साथ ना, वो जाती हुई मेरे डायरेक्टर को कह के गई, आई नीड दिस गाय, कि मेरे ना, मैं एरिजोना में ना, मुझे एक 3 महीने की फेलोशिप है, तो आप काइंडली इसको ना मेरे पास भेज दें। तो एंड मैं फिर उसने मुझे वहां जाके मुझे डॉक्यूमेंटेशन भेजी, और डायरेक्टर भी राजी हो गया, क्योंकि अगर मैं खुद कहता शायद डायरेक्टर को, तो शायद मुझे ना भेजता। तो वो जाती हुई उसको कह के गई कि ये मेरे स्टूडेंट्स को भी अच्छा पढ़ाएगा और मुझे भी। तो फिर उसने जाके वहां से डॉक्यूमेंट भेजे और मैंने इधर अप्लाई किया, और मैं 3 महीने में वहां उनके पास रह के आया। ये फायदा हुआ किसका? लेटेस्ट नॉलेज का, लेटेस्ट रिसर्च का। मेरा जो सुपरवाइजर है ना, उसको बड़ा पता होता है। जब भी हम उसके बारे में, किसी भी बारे में पूछते हैं ना उनसे, ही हैज द नॉलेज ऑफ। और वो उसको होता है कि मैं ना वो स्टेज के ऊपर जब बुलाऊं ना उसको, वो बोलता ही रहता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, जितना मेरी तरह ना बहुत ही बोलता है। और ही ट्रेवल्ड मोर देन 88 कंट्रीज इसी बोलने की वजह से। और फिर कभी अपने पैसों भी नहीं, कभी बेल्जियम एम्बेसी ने पैसे दे दिए, कभी WHO ने दे दिए, कभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसने, कभी यूएनओ की फंडिंग आ गई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनकी फंडिंग आ गई। हम ऐसे ही घूमते हैं। मैं भी मोर देन 20 कंट्रीज इसी वजह से घुमा हूं कि एक ही रुपया अपनी जात से नहीं खर्च किया। सिर्फ वो सारी सरकारी या बाहर के इंटरनेशनल फंडिंग से मुझे मिल जाते हैं पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वजह क्या है? व्हेन यू ऑलवेज थिंक अबाउट साइंस। ठीक है? तो आप मैं नहीं कहता कि आप इंजॉय ना करें, बिल्कुल चीटे बन जाए, चीटे भी नहीं बनना। क्रिटिकली थिंकिंग करनी है। आउट ऑफ कंट्री भी जाना है, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आपने वो पहले काम वो करना है। पर क्या आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप में जा रहे हैं, तो आपने पहले ट्रेनिंग लेनी है, फिर घूमना फिरना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जाता हूँ पहले, जो अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, फिर घूमते भी है, वो सारा इलाका भी देखते हैं वहां पर, वो पूरे पूरे। ठीक है? अब ये साइंस, पॉलिटिक्स, सोशल सिस्टम, ये इससे कैसे आप दुनिया में, क्या अब आपको लगता है कि ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट, ये स्पेशली ये हमने टॉपिक क्यों पढ़ाया आप लोगों को? आपको बताया जा सके कि साइंस के अंदर, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स, फर्ज किया आप दुनिया में, फर्ज किया USA, यूरोप, इटली, जापान आपको स्कॉलरशिप देता है। वो क्यों देता है? बताएं यार, कुछ से बोलो। जैनी, व्हाई दे आर गिविंग यू स्कॉलरशिप? आपसे क्या सीख सकते हैं वो?
है? क्यों क्यों? तो इमरजेंसी है। अल्लाह खैर। अ, जी जी बताएं, कोई आपको स्कॉलरशिप क्यों देगा? हमारे पास अगर नॉलेज है ना, तो आपने हमें वो स्कॉलरशिप तो दे रहा है ना, हमने वापस जाकर जो भी डिस्कवरी करने तो उसके अपने करना पड़ेगा कि करने में चाहिए। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और उनको अपना भी बेनिफिट होता है इसमें, उनको अपना बेनिफिट होता है। हाँ, उनको क्या रहा है? ठीक है, तो क्या है कि हमें भी अच्छा। अब आप जब अक्सर हमारे जो बच्चे हैं ना, जिनको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी देती है, या बाहर से स्कॉलरशिप लेते हैं, वो बाहर जाके ना बाहर के हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान को के बारे में वो गलत गलत बातें करने शुरू कर देते हैं। दे आर नो मोर पाकिस्तानी। दे बिलीव दैट पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान को अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो पाकिस्तान में है ना, तो हम अगर किसी भी चीज पे डिस्कवरी करना चाहें, हमें या तो हमारा तो मार दिया जाएगा, या तुम्हारी डिस्कवरी को तेनू नहीं मार दे, तू कर ला डिस्कवरी। ठीक है। तेनू नहीं मार दे, तेनू कोई नहीं मारदा, तो डिस्कवरी का। ठीक है। और बात की मतलब ये है कि कोई क्या देते हैं? ओके। अच्छा, एक तो मैंने कहा ना कोल्ड वॉर, दुनिया के हर कंट्री की ख्वाहिश है कि हम दुनिया के ना मामे चाचे बने। क्या बने? मामे चाचे हम ही हों, दुनिया हमसे हमारी जिस तरह थानेदार हम दुनिया के थानेदार हम बने, दुनिया हमसे डरे, हमसे जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उसके अंदर अमेरिका का नाम आए, कनाडा का नाम आए, जर्मनी का नाम आए, दुनिया में कहीं भी किसी टेक्नोलॉजी का नाम आए तो वहां पर। ठीक है। और दूसरा, ये जो लोग हैं ना, यहाँ के लोग, अगर हम यहाँ से ले लेंगे चीजें, तो ज़ाहिर वो दिमाग जो ब्रेन है वो हमारे पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ब्रेन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। और दूसरा, और क्या होगा? ब्रेन जो है वो उनके पास चले गए। हमारे अक्सर लोग वहां जाकर गुमराह हो जाते हैं। गुमराह का मतलब भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। हालांकि ये मकसद यही है कि आप लोग वहां जाकर भटके ना। वो आपके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, वो आपके साथ क्या करेंगे? टू गेन पावर, टू गेन क्या? पावर्स। देखना, जो मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन क्या है? टू गेन पावर। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है? कि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस थ्रू विच पावर एंड अथॉरिटी आर एक्सरसाइज विद इन अ सोसाइटी। ठीक है। मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन। अब सोशल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? Social system mean by refer to the organized pattern of relationship and interaction among individuals and groups within a society. सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका आपस में कनेक्शंस क्या है, इसको हम कहते हैं सोशल सिस्टम, या इसको कहते हैं सिविलाइज्ड मुआशरा। आर वी सिविलाइज्ड? नॉट एट ऑल। ओके। तो जी सिविलाइजेशन। अच्छा, अब है कि मैं दोबारा से बताएं कि ऑटोमन एम्पायर क्या थी, कहां से कहां तक थी, कितने 100 साल तक रही? 600 साल तक रही। क्यों रही 600 साल? नहीं, मैंने कहा कि इब्ने खल्दून कहता है कि कोई भी जो रियासत है ना, वो सबसे पहले स्ट्रगल करके बनती है। ठीक है। फिर वो प्रोग्रेस करती है, फिर वो डिक्लाइन में जाती है। ऐसा ही है। समझ आ रही है कि जो रियासत है वो क्या होती है? पहले प्रोग्रेस करती है, पहले स्ट्रगल करके बनती है,
फिर क्या होता है, प्रोग्रेस करती है, फिर डिक्लाइन का। अच्छा, अगर कोई रियासत बहुत जल्दी खत्म हो जाए, व्हाट डज इट मीन? अच्छा, स्ट्रगल के बाद जो प्रोग्रेस की है, उस प्रोग्रेस के अंदर क्या हुआ है? मुनाफकत हुई है, एग्जैक्टली मुनाफकत हुई है, करप्शन हुई है, इंसाफ नहीं हुआ। अपने लोगों को उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने सहूलियात नहीं दी। आप शेख सादी रहमतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक हकायत है, पढ़िए कभी हकायत सादी, पढ़िए कभी। अच्छा, शेख सादी कहते हैं कि दो बादशाह थे, एक बादशाह बड़ा अमीर था, एक बादशाह बड़ा गरीब था, लेकिन वो अपने राया की बड़ी हेल्प करता था, ठीक है, और लोगों को बड़े उसकी बात सुनता था, उनके मसाइल भी हल करता था, पैसे कम थे लेकिन उनको काफी अच्छे तरीके से उसके साथ डील करता था, उनको रिस्पेक्ट देता था, उनको इज्जत देता था। और उनके लिए एक दूसरा बादशाह था जो बड़ा ही अमीर था, उसकी रियासत बहुत अमीर थी, लेकिन वो अपने रियाया के ऊपर जुल्म करता था, ठीक है। थोड़े अरसे के बाद जब लड़ाई हुई तो वो रियासत कायम रही, जिनका बादशाह चाहे गरीब था लेकिन वो लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करता था उनके साथ। इट मीन्स दैट सिर्फ पैसा या दौलत ही नहीं है किसी रियासत को बचाने के लिए, देयर आर मैनी सोशल, इट मीन सोशल सिस्टम भी है, जो अकेली पॉलिटिक्स भी नहीं काम आती। यू हैव आल्सो अ वेरी गुड सोशल सिस्टम एंड साइंटिफिक इनोवेशन। जी हेलो अमना जी, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि उसके जो जो फर्ज किया, अ, आपको पता है कि सल्तनत उस्मानिया, हेलो, सल्तनत उस्मानिया जो है, जब वो बनी अकबर के जमाने में, उस्मान ने बनाई थी। अकबर का ड्रामा देखा हुआ आप लोगों ने? अकबर के ड्रामे के बाद, अकबर के बाद बनी, उस्मान ने बनाई। अच्छा, उस दौरान इन्होंने बड़ी इनोवेशन की, लोगों को इंसाफ दिया, 600 साल तक हुकूमत कायम रही। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि 1700 में 1280 में अकबर की डेथ हुई है। उसके बाद तकरीबन 1300 में ये सल्तनत बन गई। 1300 से लेके 1920 तक ये सल्तनत रही। कितने साल हो गए? 600 साल हो गए। कितने हो गए? 600 ईयर्स हो गए। अच्छा, पहले हुक्मरान अच्छे थे, काम करते थे, साइंटिफिक इनोवेशन भी थी, वो वाली सीना उस दौरान पैदा हुआ, और कई ऐसी दुनिया के अंदर इनोवेशन जो थी वो मुसलमानों ने लेके आई साइंटिफिक। जब 1700 का दौर हुआ, 737 1740 का दौर आया या 1800 का दौर आया, उससे पहले पहले यूरोप को डार्क एजेस कहा जाता था। तो यूरोप डार्क में थे। आपको देखें कि उस 600 साल में सल्तनत अब्बासिया, खिलाफत अब्बासिया, उससे पहले था खिलाफत उमैया, खिलाफत अब्बासिया, और उसके दौर में बड़ी खिलाफत अब्बासिया के दौर में मुसलमानों ने बड़ी इन्वेंशन की, दुनिया का नॉलेज इकट्ठा किया। आपको बर्ड्स और प्लांट की इकोलॉजी के ऊपर बुक्स मिलेंगी, आपको फल्कियात के ऊपर बुक्स मिलेंगी, आपको केमिस्ट्री के ऊपर, जो बाबा कीमिया कहा जाता है कि वो है ना, ये नहीं पढ़ना तो जाओ तो, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में इनोवेशंस मिलेंगी, ठीक है। लेकिन 1700 के दौर में ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन में गए ही नहीं, ठीक है। उस दौरान यूरोप वालों को ख्याल आ गया, तो उन्होंने फिर प्रिंटिंग मशीन डिस्कवर की, न्यूटन आ गया, फिर आगे डिफरेंट तरह की इन्होंने साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन लेकर आ गए। और 1800 में वो सारी इनकी इनोवेशंस इतनी कामयाब हो गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया। क्या आ गया? यूरोप ने इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी। अब दुनिया से ज़ाहिर है वो ट्रेन बनानी शुरू कर दी, जो सारी की सारी जो चीजें थी ये बननी शुरू हो गई। अब मुसलमानों ने इसके ऊपर तरक्की ना दी, तरक्की ना की। अब इस वजह से मैंने कहा ना कि एक रियासत को कायम रखने के लिए तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। उसको इंसाफ भी चाहिए, उनको जरूरी जो उनकी डेली जरूरियात की चीजें हैं वो भी चाहिए, दुनिया से अच्छा सिस्टम भी चाहिए, तब वो रियासत कायम
रह सकती है। अब जब इस तरह की जो चीजें आनी शुरू हुई तो रियासत जो थी वो डिक्लाइन का। अब लोग जो थे, यूरोप के लोग, वो इस्तांबुल आते थे, आके कहते कि देखो हम तो इतने तरक्की याफ्ता हैं, हमारी तो टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी हैं, हमारे पास नए किस्म के ड्रेसेस हैं, हमारे पास फैक्ट्री में कपड़ा बड़ा सोना बनता है, हमारी जो है हमने रोड्स बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, हमारे पास साइकिल्स बड़े अच्छे हैं, हमारे पास ट्रेनें ट्रैक्स हैं। मेरी बात की समझ आई ना? जब ये चीजें उन्होंने आके इधर आके बताई, जहाँ के लोगों, जो पता है लोगों का जेहन तो वैसे ही वो छोटा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह करके आहिस्ता 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 डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो गया ये सल्तनत, ठीक है। और 1920 में ये सल्तनत तबाह हो गई। इट मींस साइंस के अंदर इनोवेशन नहीं थी। जब साइंस के अंदर इनोवेशन नहीं होगी तो क्या होगा? तो लोग कहेंगे कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं दी, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी नहीं करती, सोशल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। जितनी मर्जी पॉलिटिक्स कर लो, अगर आपका सोशल सिस्टम सही नहीं है, साइंटिफिक इनोवेशन अच्छी नहीं है, तो आपकी रियासत कायम नहीं रह सकती, ठीक है। इट मींस वो रियासत वही कायम रह सकती है यहां पर इंसाफ हो, यहां पर लोगों को उसकी जो जरूरियाती जिंदगी की जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टैंडर्ड्स, जो उस दौर के स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक भी मिलने। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो रियासतें तबाह हो जाएंगी। वो यही कहेंगे कि हमने यूरोप जाना है। अभी हम पाकिस्तानी क्यों यहां से बाहर जाना चाह रहे हैं, सोचा है कभी? वो यही वजह है कि उनको यहाँ मायूसी है, यहाँ वो चीजें नहीं मिल रही जो ये समझते हैं कि जितनी इनको बाहर जाकर इनको वहां पर आप मेहनत करोगे तो क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे, हमारा स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप सोचे ना भी, अगर हम पीछे क्यों रह गए, हमारे लोग ऐसे क्यों हैं? उसकी वजह क्या है कि ये तीनों चीजें जो साइंस, पॉलिटिक्स एंड सोशल सिस्टम की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने कल को स्कॉलरशिप मिलता है जब आप बाहर कंट्रीज में जाते हो, काइंडली बी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपने काम कैसे करना है कि आपने उन लोगों की बातों में नहीं आना कि आपका मुल्क ऐसा है, आप ड्रामेबाज हैं, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी बात, आप जिस मुल्क में पैदा होते हो, जिस जगह आप पैदा होते हो, आपको उससे प्यार करना आपके ईमान का हिस्सा है, उसकी बेहतरी के लिए। अब मैं यहाँ पब्लिक हेल्थ में पढ़ाता हूँ ना, यहाँ यहाँ मुझसे पैसे भी मिलेंगे ना, ज़ाहिर है मुझे। तो ये इस पैसे लेने की वजह से मुझे इस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता तो मैं मुनाफिक हूं। मैं क्या हूं? पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए अगर मैं काम नहीं ना करता, अगर कोई मुझे अथॉरिटी मिलती है, जिस तरह अभी पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कहा था, अगर मैं उस अथॉरिटी के अंदर फर्ज किया मैं एक ऐसा कानून बना लूं भी, कानून तो कबीना से पास कराना होता है ना, सिंडिकेट से ये वो, उनसे बना लूं कि 50% जो भी बजट आएगा ना वो डायरेक्टर का होगा, वो उसके पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये कानून बना सकता हो ना? कानून कानून कैसे बनता है? कानून कैसे बनता है? अवाम कहती है ऐसा होना चाहिए, वो पॉलिटिशियन के पास जाती है, वो खबर, वो खबर फिर नेशनल असेंबली में जाती है, वहां पर पूरे मुल्क से जो नेशनल असेंबली के लोग आए होते हैं, वो वहां पर जाकर डिस्कशन होती है, वहां पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद वो एक लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है, फिर वो लागू बन जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे होगा? अगर कोई कानून बनाना हो, फर्ज किया हम चाहते हैं कि आप लोगों के पासिंग मार्क्स 50% है, हम चाहते हैं कि, मैं चाहता हूं कि मैं 60% पे पासिंग मार्क दूं, मैं नहीं बना कर सकता। कैसे? पहले मैं लिख के दूंगा यहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों को, जो करता रहता है उनको कहूँ कि 60% पासिंग मार्क रखो। यहाँ पर इनकी बोर्ड ऑफ स्टडी होगी, वो इसको पास करेगी, फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टी होगी, वहां जाएगा, फिर एक एकेडमिक काउंसिल में जाएगी, एकेडमिक काउंसिल से वो एक सिंडिकेट में जाएगा। अगर हर जगह वो पास हो गया, फिर सेनेट में जाके वो कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जितने भी पासिंग मार्क होंगे वो 60% वाले होंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरी बात की समझ आई ना? ये कानून है। अब मैं डायरेक्टर बन जाऊं,
अब मैं लिख के दे दूं, यहां से अप्रूव करा दूं भी 50% जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट को पैसे मिलेंगे ना, वो 50% मेरे। फर्ज किया मैं अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए, और मैं सब से पास भी करा लूं, ये गलत होगा ना? इज इट गुड और बैड? दिस इज द बैड यूज ऑफ अथॉरिटी, दिस इज बैड गवर्नेंस, दिस इज अ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक अल्लाह मियां का निजाम है, एक नेचर का निजाम है। नेचर कहती है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। नेचर क्या है? फर्ज किया मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूं, तो वो किसी और के बारे में गलत सोचेगी। वो किसी मैंने आपको धोखा दिया, आप उसको धोखा देगी, वो उसको धोखा देगी, अल्टीमेटली ये मुझे धोखा दे देगी, अल्टीमेटली मुझे धोखा। ये नेचर का कानून है। ये क्या है? नेचर का कानून है। अब मैं, अच्छा, अब क्या मैं इस तरह के कानून बनाऊंगा ना, जब मैं रिटायर होऊंगा तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि नेचर का कानून है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े इंसान देखोगे ना आप, बहुत बड़े, जिनका नाम होगा, वो पर्सनैलिटी उसकी बड़ी अच्छी होगी, वो अल्लाह लोग होंगे, वो लोगों की खिदमत करते होंगे, लोगों के साथ रवैया उसका अच्छा होगा। आप चाहे गोरे भी हैं, चाहे वो भी, मैंने कहा ना कि नेचर के जो कानून है ना, नेचर के कानून, उसको एटलीस्ट वो फॉलो करता होगा, और अपने काम में भी हार्ड वर्कर होगा, अपने काम में वो हार्ड वर्कर होगा, लेकिन लोगों को तंग नहीं करता होगा, लोगों को उसका हक देता होगा। दुनिया में नाम आप उठा के देख लें, किसी भी जालिम का नाम अच्छे लफ्जों में कभी भी याद नहीं किया गया, बल्कि वो हिस्ट्री में खत्म हो जाते हैं। अच्छे जो लोग हैं जिनका नाम रहता है ना, वो नेचर के करीब होते हैं। क्या होते हैं? जो नेचुरल प्रोसेस है, जिस तरह ऑर्गेनिक है, जब वो लोगों के साथ बेहतरी करता है, इंसाफ करता है, वही लोग ही दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। और ये इसको सोच के तो देखें आप, हम हमें कॉन्फिडेंस नहीं है या नहीं, मैं अब अक्सर हमारे ना, अभी रिसेंटली ना, मैं कल परसों मेरी खाला बीमार है ना, मुझे, हम एवर केयर हॉस्पिटल में गए, वो कहता है यार आप ना, वो जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था ना, वो मुझे कहता है यार हम आप लोग ना लाहौर जनरल हॉस्पिटल ले आए, उधर मेरा, मैं सरकारी तौर पे बैठता हूँ, मैं हेड भी हूँ डिपार्टमेंट का, तो वहाँ कोई मसला नहीं होगा। और मैं गया हूँ वहाँ, पहले दिन ही गया हूँ, तो वहाँ वो क्या होती है ये व्हील चेयर, अब व्हील चेयर नहीं वहाँ। मैं गया हूँ, मैं कहा यार व्हील चेयर दे दो, एक जगह गया उसने नहीं दी, दो जगह गया इमरजेंसी में, वहां भी नहीं है। अब वहां एक जगह गया तो वो 10 बंदे लाइन में लगे हुए व्हील चेयर के लिए। मैं कहा यार व्हील चेयर दो, हमारा पेशेंट है, हमने वार्ड में लेके जाना है। ये 10 तो बाद बारी होनी थोड़ी जी, वो आएगी। अब ठीक है, बाद में मेरा अंकल थे, उनको पता था ये इसका सिस्टम का क्या है। वो अंकल आया, उसने अंदर खाते वो पता नहीं कलर को पता नहीं किस तरीके से इशारा किया, 1000 रुपया दिया, और 1 मिनट में रिश्वत। ठीक है, अब ये हमारा बना हुआ है कि हमने रिश्वत देनी है तो काम होना है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या है? मैंने भी इतना खज्जल हुआ, मैं इसलिए खज्जल हुआ कि मैं ना तरीके से, जो नॉर्मल तरीका है उसी तरीके से ही ले आऊं। एक बार मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे नाना जी की डेथ हो गई, नहीं मेरे मामू की, सॉरी, मेरे मामू की डेथ हो गई। अब ना एक, वो पाकिस्तान नेवी में थे, अब उन्होंने एक गवर्नमेंट से, अदालतों से ना एक लेटर चाहिए था कि उनको जो पेंशन है, वो उसकी वाइफ को कितनी मिलेगी, उसके वालिद को कितने मिलेगी, उसके बच्चों को कितनी मिलेगी, वो एक लेटर चाहिए था। वो हमने केस फाइल किया, कोर्ट कचहरी में गए, जब मैं ही उस समय वेला था, मुझे सारे घर वाले कहते थे यार तुम चला जाया करना। जब वो फाइल हो गया, अदालत ने डिसीजन दे दिया, अब वो लेटर लेने जाना था मैंने। मैं एक हफ्ते गया, कहते नहीं अभी नहीं, अगले हफ्ते आना। मैं फिर फैसलाबाद चला गया, फिर अगले हफ्ते आया, फिर वो गया, कहते जी अगले हफ्ते आना। मैं बड़ा तंग यार, मैं कहा यार ये तो, फिर तीसरे हफ्ते मेरा एक और कजन था, उसका भी मामा ही लगता था ज़ाहिर है, वो कजन गया, वो जाके ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੈਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੇ एक ਨੂੰ 100 रुपया देता, दूसरे को 100 रुपया, दूसरे क्लर्क को 100 रुपया दिया, तीसरे को दिया, और लेटर लेके आ गया, रिश्वत। ठीक है, तो इतना गंदा सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, अब
ये होगा तो मुआशरा कैसे कायम रहेगा? नहीं रहेगा। और हमने कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि बगैर रिश्वत के, अब तो लोग जाके ना लाइन में नहीं लगते। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, वो जाके ये देखते हैं केड़ा बंदा वा जेड़ा सानू ना टोकन लैके दे देवे। यही है ना, ये सबसे भैड़ा सिस्टम दुनिया में ये है कि अगर किसी मुल्क की तनजली होनी है ना, वो इस वजह से होगी। हम, अच्छा हम क्या करें, इसका सिस्टम क्या होना चाहिए? हम देखें कि ये हॉस्पिटल में ये बंदा है, जहां पर कितने लोग सेटिस्फाई होके जाते हैं। फर्ज किया वो हर बंदा जो पेशेंट वहां पर जाए, उसका एक, वो कहे कि यार आपने कितनी केयर की, और अल्टीमेटली वो एक ना, वो कहते स्टार्स नहीं देते होते, रेटिंग करके जाए। और फिर गवर्नमेंट कहे जिस बंदे के बारे में रेटिंग अच्छी करके गया ना, उसको वैसे पैसे दे दो। उसको, वो जो पैसे उसने हराम तरीके से कमाने हैं, उसको हलाल तरीके से उतने पैसे दे दो। सिस्टम है ना, जहनी समझ आ रही है ना? आप सिस्टम ही चेंज करना ना। एसी डीसी है, एसी को कहो कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, ये इस तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर है। इस तहसील से अगर इतने डॉलर की एक्सपोर्ट होगी, जितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, किन्नू एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, या कोई चीजें लगी हुई हैं, और उससे कितने परसेंट एक्सपोर्ट हो रही है। पहले 5 लाख थी फर्ज किया, अब 10 लाख हो रही है ना, तो असिस्टेंट कमिश्नर को उसमें से 2 लाख रुपया या लाख रुपया एक्स्ट्रा तनख्वाह में दे दो, रिवार्ड दे दो। रिवार्ड बेस्ड प्रोग्रेस हो ना, तो वही चीज जो हराम है वो हलाल हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला कह रहे थे ना, एक जगह वो उन्होंने ना वो रखी, घोड़ा खड़ा किया, उसके ऊपर कुमान थी। शायद आप लोगों को पता हो ये वाकया। वो ना कहीं काम गया मस्जिद में या किसी और जगह, उसने किसी बंदे को, फर्ज जैनी नहीं है वो, तो गलत बात होगी, किसी बंदे को कह दिया यार इसका ख्याल रखना, ठीक है। तो जब वो बंदा हजरत अली वापस आए, उस बंदे ने क्या किया कि वो ऊपर वाली कमान जो थी घोड़े की, वो जाके बेच आया, ठीक है, और चला गया। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला वापस आए, तो उन्होंने देखा यार मेरी तो कमान ही नहीं है, घोड़ा खड़ा है लेकिन वो कमान नहीं है। वो साथ दुकान में गया, वहां से वो 2 दरहम की, जितनी की वो बेच के गया था उतनी की उसने वहां से ले ली। अब हजरत अली ने सोचा हुआ था कि मैंने उनको ये 2 दरहम देने हैं, लेकिन उसे हलाल तरीके से नहीं लिए। हरा अपनी जिंदगी में बिलीव रखो कि अल्लाह मियां ने अगर आपको 10 लाख देना है ना, साल का, जब 2 दिनों का या 5 दिन का, तो आपको 10 लाख ही मिलना है। चाहे वो हलाल तरीके से लो, चाहे हराम। आपको, आपकी जिंदगी में लिख दिया गया है कि आपको इतने ही मिलने हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? तो आपको उतने ही मिलने हैं, चाहे वो हलाल तरीके से लो, चाहे हराम तरीके से लो। आपको उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलने। इतना ईमान पक्का होना चाहिए आप लोगों का। टाइम हो गया। चले बस ये अब मैंने पढ़ा ही दिया तकरीबन सारा। तो शैलो जी, सॉरी, वियतनाम वार के अंदर क्या हुआ था? बताएं 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 जल्दी से। वियतनाम वार के अंदर क्या हुआ था? जितनी भी मेडिकल एडवांसेस हुई हैं, हेलो, ये उसकी वजह से हुई है। किसकी वजह से? वियतनाम वॉर्स की वजह से। और इसका कोल्ड वार हो गया, स्पेस रेस हो गई, वर्ल्ड वार, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ओके जी, सब लाख। अब अटेंडेंस।